नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हम जो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जो है हमने पढ़ना शुरू किया था और अम्ल और क्षार के हम जो है सामान्य गुणधर्म जो रहते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अगला सेशन आपके सामने लेके आए हैं जिसके अंदर जो है हम अम्ल, क्षार, लवण के जो सामान्य गुणधर्म पढ़े थे उससे आगे से हम जो है बात शुरू करेंगे। देखिए, हम जो बात शुरू कर रहे हैं यहाँ पर लवण के बारे में, यानी कि सॉल्ट के बारे में। देखिए, जो लवण है, लवण प्राप्त करने के लिए जो है अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाई जाती है। अम्ल और क्षार की जब परस्पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमको जल के अलावा एक और हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हम जो है लवण नाम देते हैं। अब इन लवण को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए लवण की जो आइडेंटिफाई हम उनको कैसे करेंगे, तो देखिए इनका लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, यानी कि ये जो लवण जो होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये हमने बात कर ली। और इनका जो सामान्य गुणधर्म के अंदर तीसरी हम बात करें तो देखिए कि जो अम्ल है वो क्षार मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। इसीलिए लवण बनने की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हमने यहाँ पर जो है इस टॉपिक का जो परिचय था वो हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की बात जो है हम जो है करने जा रहे हैं। अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि अम्ल और क्षार की जो रासायनिक गुणधर्म रहती है उनके अंदर, उन रासायनिक गुणधर्मों के अंदर, यानी कि वो अभिक्रिया किससे करते हैं और कैसे अभिक्रिया करते हैं और क्या प्रोडक्ट देते हैं, उसके बारे में हम जो है इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं इनके जो है रासायनिक गुणधर्मों के अंदर सबसे पहली बात कि अम्ल जो है वो सबसे पहले अभिक्रिया की बात करते हैं हम धातुओं के साथ में। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी आज की कि धातु के साथ में अभिक्रिया। यहाँ पर अब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाने का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए जिंक धातु की हम बात करें, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमको जो है हाइड्रोजन गैस तो निकलना निश्चित है और इसके साथ में जो लवण बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट। जी हाँ, जिंक सल्फेट। ठीक है। अब धातु के साथ में जो है अम्ल की अभिक्रिया के दौरान तो हमको पता चला कि इसके दौरान लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। जब क्षार के साथ में हम जो है धातु की अभिक्रिया की बात करें तो देखिए जब भी क्षार जो है धातु के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो जब क्षार जो है धातु के साथ में रिएक्शन करेंगे तो जो है सभी धातुएं जो है वो क्षार के साथ में समान रिएक्शन, समान अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। जी हाँ, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एसिड के साथ में, इसके समान जो है सभी धातुएं जो है वो क्षार के साथ में अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक जो है निर्माण तो करती है लवण का, किसमें करती है? देखिए जिंक धातु की अभिक्रिया जो है, जिंक धातु की अभिक्रिया हम जो है NaOH यानी कि इस क्षार के साथ में करवाएं तो जो है हमको सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 प्राप्त होता है। Na2ZnO2 प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
यानी कि इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। और ये सोडियम जिंकेट के साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और इससे हमको पता चलता है कि सभी धातुओं के साथ में जो है क्षार की अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ये जो था हमारा पहला रासायनिक गुणधर्म था, क्षार और जो है अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ में, धातु के साथ में अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं और अगले इसके रासायनिक गुणधर्म की। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो है धातु कार्बोनेट और नेक्स्ट बात हम करेंगे धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ये दूसरा गुण हमारा। जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जो है अम्ल से हम करवाएंगे, देखिए यहाँ पर धातु कार्बोनेट लेते हैं हम जो है सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर काम में लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जो है हम इसके साथ में करवाएं, अम्ल के साथ में करवाएं। जब अम्ल के साथ में करवाते हैं अभिक्रिया तो जो है हमको लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको प्राप्त होती है। देखिए Na2CO3 जो है वो जो है सॉलिड स्टेट के अंदर, HCl लिक्विड स्टेट के अंदर, NaCl वापस हमको सॉलिड में मिलेगा, लिक्विड जो है H2O और CO2 जो है वो गैस के फॉर्म में हमको प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब अम्ल की अभिक्रिया जो है धातु कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाई तो हमको जो है लवण, जल व CO2 गैस जो है प्राप्त हुई। अब अगली हम बात करें कि जब धातु बाइकार्बोनेट यानी कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जो है HCl के साथ में हमने जब करवाई तो जो है हमको जो है लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। अब दोनों अभिक्रियाओं में यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ में और धातु बाइकार्बोनेट के साथ में अम्ल की अभिक्रिया के दौरान हमको जो है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलती है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर जो मुक्त हुई, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जो है बुझे हुए चूने के साथ में यानी कि चूने का जो पानी है इसका जो जलीय विलयन है इसमें जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दें। जब बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त की तो यहाँ पर निर्माण होता है हमारे जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और यहाँ पर जो है साथ में जल प्राप्त होता है। ये बात हमने की कि जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करवाई तो इसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया सोडियम जो ये बुझे हुए चूने के साथ में करवाई तो हमको प्राप्त हुआ कैल्शियम कार्बोनेट हमको प्राप्त हुआ, संगमरमर हमको प्राप्त हुआ। अब यदि हम इसी के साथ में चूने के पानी के साथ में ही हम यानी कि इससे आगे जब अधिक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित करें, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो जो है हमको जो है क्या प्राप्त होता है। तो देखिए कि जब
अधिक्य में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो जो है हमको CaHCO3 का होल ट्राइज यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। इसलिए जो है हम ये सारी की सारी जो रिएक्शंस जो हुई, सारी की सारी जो अभिक्रिया जो हुई, इसको हम एक पंक्ति में दर्शाना चाहें तो देखिए यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ में करवाते हैं, जब अम्ल के साथ में करवाते हैं तो हमको जो है क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमको प्राप्त होते हैं। तो हमने जो रासायनिक गुणधर्म जो है दूसरा देखा कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जो है अम्ल के साथ में जब हमने करवाई तो जो है हमको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल जो है यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ। अगली हम यहाँ पर बात करते हैं कि यानी कि अगले रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं कि तीसरा गुणधर्म क्या कहता है। देखिए तीसरे गुणधर्म की जब बात करें तो तीसरे गुणधर्म में ये बताया जाता है कि अम्ल और क्षारक जो हैं परस्पर किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। देखिए परस्पर इनकी अभिक्रिया किस प्रकार से रहती है। तो देखिए तीसरा इसका गुण है कि अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया। देखिए अम्ल और क्षार की जब दोनों की आपस में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो जो है देखिए अम्ल और क्षार की जब दोनों की परस्पर अभिक्रिया करवाई जाती है यानी कि अम्ल और क्षार की, अम्ल तथा क्षार की जब आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो जो है हमको लवण तथा जल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेवें तो मैंने अम्ल ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, जब इनकी परस्पर अभिक्रिया करवाई तो मेरे को प्राप्त हुआ NaCl प्लस H2O। यहाँ पर मेरे को लवण और जल जो है प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर बात की हमने। तो जो ये अभिक्रिया जो हुई, इस अभिक्रिया को एक नाम जो है करके इनको टंग किया जाता है, वो नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जी हाँ, इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगले रासायनिक गुणधर्म की बात की जाए यानी कि चौथे गुण की बात करें इनके रासायनिक गुणधर्मों में, तो अगला जो गुणधर्म है कि अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ में अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए जब भी धातु ऑक्साइड के साथ में हम जो है अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको जो है लवण तथा जल प्राप्त होगा। देखिए धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाएंगे तो जो है लवण तथा जो है जल हमको प्राप्त होगा।
यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए धातु ऑक्साइड हम एक ले लेते हैं जो है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है यहाँ पर हम 2HCl से करवा दें तो हमको जो है CuCl2 और जल हमको प्राप्त होता है। तो ये जो लवण और जल प्राप्त किया हमने धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया के दौरान जो निर्मित हुआ, तो जो ये जो धातु ऑक्साइड है यहाँ पर ये जो धातु ऑक्साइड है देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल निर्मित कर रहे थे। यहाँ पर जो है और धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा लवण और जल प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो है प्रोडक्ट आर सिमिलर, हमारा उत्पाद समान है। एक समान उत्पाद होने के कारण ये जो धातु ऑक्साइड है इसका जब लिटमस परीक्षण करें, इसका लिटमस परीक्षण हम करें तो देखिए जो लिटमस परीक्षण करेंगे उसके अंदर जो है लाल लिटमस जो है वो नीले में परिवर्तित हो जाएगा। लाल लिटमस नीले में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब लाल लिटमस नीले में परिवर्तित होगा तो जो हमारा जो धातु ऑक्साइड है उस धातु ऑक्साइड की जो है नेचुरलिटी कैसी होगी, बेसिस जो है इसकी क्षारीय प्रकृति होगी, यानी कि ये भी अभिक्रिया कैसी हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, आगे की बात हम करेंगे कि अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षार के साथ में जब अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ में हम करवाएंगे तो यहाँ पर मैं जो है ले लेता हूँ आपके जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना जो है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो जो है CaCO3 और यहाँ पर जो है हमको प्राप्त होगा जल। जब ये जल और जो है ये भी लवणीय प्रकृति का, और जब लवण और जल वापस से हमको प्राप्त हुआ तो हमें इसको जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया तंग कर सकता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर जो ये कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर जो काम में ले रहा हूँ वो जो है यहाँ पर एक क्षार की भांति व्यवहार करता है। जब क्षार की भांति व्यवहार करता है तो जब अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया हमने पढ़ी तो जो अभिक्रिया के दौरान प्रोडक्ट बने उनके नाम है लवण और जल। जब लवण और जल निर्मित हुए तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई, यानी कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जो है वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगली हम जो है रासायनिक गुणधर्म जो ले रहे हैं वो रासायनिक गुणधर्म ले रहे हैं जल में घुलनशीलता। देखिए अम्ल और क्षार की जल में किस प्रकार से घुलनशील होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जब जल में घुलनशीलता की बात करें तो जो क्षारक जो है क्षारक, तो देखिए जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम जो है क्षार करके तंग करते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार करके तंग करते हैं। और यहाँ पर जो ये बनने वाला जो क्षार है ये स्पर्श में जो है
स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार करता है, यानी कि साबुन की तरह चिकनी प्रकृति का होता है और इसका जो स्वाद है वो स्वाद कड़वा यानी कि बिटर स्वाद इसका होता है। और ये जो सार है ये सार संक्षारक प्रकृति का होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है। तो आज हमने विभिन्न प्रकार से जो रासायनिक गुणधर्म पढ़े, अम्लों की जो है अम्लों और सारों के रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़े, उसके अंदर जो है हम सार की जल में घुलनशीलता तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगले सेशन में जो है वापस से आपके सामने लेके आएंगे अम्लों की जल में घुलनशीलता और इनके और किस प्रकार से जो केमिकल प्रॉपर्टीज इनमें रहती है उनके बारे में। तो वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।